नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी का मंथन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए भी होगा मंथन। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय महासचिवों के साथ चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा करेंगे बैठक। तो बीजेपी की चुनावी तैयारियां और इसके लिए बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो महासचिवों के साथ अगले हफ्ते ये बैठक होने जा रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेते हुए बीजेपी मुख्यालय में नजर आएंगे। तो लगातार विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 24 का मिशन है और इस मिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, क्या रणनीति, क्या मंथन होना चाहिए, इस पर चर्चा तय होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, मिशन 24 की तैयारी और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। इसी को लेकर अगले हफ्ते ये महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। क्या कुछ इस बैठक में रहेगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी तमाम जो नेता हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव तैयारियों पर बीजेपी का मंथन होने जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में चूंकि विधानसभा का भी चुनाव है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। अगले हफ्ते ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो निश्चित रूप से जब ये बैठक होगी तो तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो एक के बाद एक कहीं न कहीं एक तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को, खासतौर पे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी मजबूत रहती है तो निश्चित रूप से इसका असर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा 2024 के। और इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक कहीं न कहीं बुलाई गई है और इस बैठक के बाद ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहीं न कहीं दिया जा सकता है। तो एक बड़ी बैठक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अगले हफ्ते जरूर बुलाई गई है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी होने का मामला, 23 साल पुराने हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रभात के भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। कहीं ना कहीं ट्रायल में जिस तरह से टेनी को बरी किया गया है, इसको चुनौती देने वाली याचिका है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तिकोनिया की अगर हम बात करें 23 साल पहले जो हत्या हुई थी उस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बरी करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हुई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कहीं न कहीं सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और ये जो चुनौती जिन्होंने दी है वो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने इस पूरे फैसले को कहीं न कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मई में हत्या के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सहित 4 आरोपियों को कहीं न कहीं बरी कर दिया था। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है, क्योंकि कहीं न कहीं सीधे तौर पर इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लखनऊ बेंच के जो फैसला आया था उसको कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके साथ ही पीयूष, कब ये पूरी सुनवाई रहने वाली है? लगातार इस सुनवाई को लेकर सबकी नजर भी है कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना रुख रखता है, इस याचिका पर सुनवाई क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह कोई याचिका डाली जाती है या कोई मेंशनिंग की जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि यह फैसला सुनने लायक है या नहीं है। अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं कल ही मेंशनिंग किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, चूंकि कल संडे है, इसके बाद संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले सकता है। संभवतः सुनवाई के लिए कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी जा सकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस दिन सुनवाई करेगा। उसके बाद दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है या कहीं ना कहीं सरकारों का भी इसमें पक्ष सुना जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए।
मुजफ्फरपुर में पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिले के कई स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद इस स्कूलों के प्राचार्य और कई शिक्षक से भी पूछताछ कर स्कूलों और उनकी स्थिति का जानकारी ली। इस दौरान कई शिक्षकों और कर्मियों को उन्होंने फटकार भी लगाई। दरअसल प्रमुख सचिव के जिले में पहुंचने से शिक्षकों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं आज जिले के कुढ़नी प्रखंड के कई स्कूलों का भी निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त भवन को ठीक करने के निर्देश दिए। चिराग पासवान ने कहा कि जब उनके पिता बीमार हुए थे तो उन्होंने एम्स दिल्ली में क्यों ले गए थे, जहां पर उन्होंने चिराग पासवान से कई सवाल भी किए। उससे कुछ बोल देना है, आना जाना है, पैसेंजर है ये बेचारे। चिराग पासवान से 3 सवाल है मेरा। सवाल नंबर 1, अगर कलेजा में दम है चिराग पासवान तो बोलिए। आप माननीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं और रामविलास जी का बहुत सम्मान है। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, 89 से छात्रावास योजना थी, वह नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। यह दलितों का अपमान है कि नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, उस चित्र को हटा दिया गया, हटाने की मंशा रख। चैनपुर थाना क्षेत्र के डुमरकोन पंचायत में राशन नहीं देने पर डुमरकोन पंचायत के ग्रामीणों ने आवेदन लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों का कहना है कि चैनपुर थाना क्षेत्र के डुमरकोन गांव निवासी त्रिभुवन सिंह यादव का जन वितरण प्रणाली का दुकान है, जो यहां 4 से 6 महीने तक ग्रामीणों को राशन वितरण नहीं किया गया। जब डीलर को ग्रामीणों द्वारा राशन देने के लिए कहा जाता है तो धमकी मिलती है, गलत व्यवहार होकर किया जाता है। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग की है। सरकारी राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। मतलब आपन सबकर मतलब 4 महीना, कोई के 6 महीना, आ हमार तो खर जब से राशन बनल तब से एको भी नहीं देला। राशन कार्ड हमारे यही तरह वो रखले हुआ जाई ना, तो वो डीलर का कहला कहना कि हमन के इतना जल्दी मत अली, अगर इतना शौक है तो कटोरा लेके भीख मांगे। सर, हम लोग जिला मुख्यालय डीएम के यहाँ आए हैं और हम लोगों का 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। और हम लोग माहुली ग्राम डुमरकोन पंचायत से आए हैं। डीलर क्या कहता है? डीलर सर जाने पर वो राशन टाइम से देते नहीं हैं, कहते हैं अब आएगा तब मिलेगा। इसी तरह करते करते 4 महीना हो गया, राशन नहीं मिल रहा है। हम लोग ये अब की बार के लेकर के लगभग में 4थी बार यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई। कोटा पर हमरे कोटा नहीं मिले, हमारा आदमी पागल हुआ। हम जैसे नहीं तैसे मंगाई ला कोटा, हमार 6 महीना हो गल, हमार कोई नहीं देला। कएगो बाल बच्चा? हमार 3 ठे हम अपने बल बचीला खाई। कएगो लड़का लड़की? दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी के तमाम नेता प्रदेश कार्यालय से राज्य भवन तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकाला ये पैदल मार्च। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स का जिक्र किया था, वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा में एम्स कहां बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री सरकार झूठ बोल रही है। वहीं इस पर जवाब लेकर बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गुरुवार को प्रेस क्लब पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएमी ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें खुहामी ने पुणे में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के सकारात्मक अनुभवों पर प्रकाश डाला और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक एकीकरण और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पिछले 3 दिनों में पुणे के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 150 कश्मीरी छात्रों से बातचीत की। उनके प्रशंसा पत्र के आधार पर कहा कि 2019 में एक घटना को छोड़कर पुणे में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो पुणे में अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने पुणे और महाराष्ट्र को आमतौर पर कश्मीरियों के लिए एक सुरक्षित शहर पाया है। इस बात पर जोर दिया है कि पुणे इस छात्रों के लिए दूसरा घर बन गया है, जो एक सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करता है।
मैं जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और जम्मू कश्मीर के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनको किस तरह मेन स्ट्रीम में लाए, उनको जो है किस तरह हम एम्पावरमेंट के लिए काम करें और उनकी जो रोजगार जो प्रॉब्लम देश के अलग अलग हिस्सों में होती उनके लिए ये संगठन काम करता है। और आज हम पुणे आए थे एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, जिसमें आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं जहाँ हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि कहीं जगह उनको किस तरह अगर हरासमेंट होता है, अगर इंटिमिडेशन होता है, अगर उनको तंग तलब किया जाता है। और साथ ही साथ हम तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो अलग अलग दलों से जो। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। याचिका दायर की है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द की जाए, जिसको लेकर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सिलसिला जारी रहेगा जब तक इंडिया गठबंधन जीत ना जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जितना भी दम लगा ले, लालू प्रसाद यादव हारने वाले व्यक्ति नहीं है। ये सब तो चलते रहेगा जब तक इंडिया की जीत नहीं हो जाती है, गठबंधन की, भाजपा की विदाई केंद्र सरकार से नहीं हो जाती है, तब तक ये सब खेल बीजेपी करते रहेगी केंद्र की सत्ता में बैठकर। लालू प्रसाद जी उस शख्स का नाम है जिन्होंने मुसीबतों को भी झेला है, लेकिन अपनी कभी भी जो लड़ाई वो लड़ते रहे हैं उसके लिए उन्होंने कभी भी भयभीत होकर के कोई समझौता नहीं किया है। ये सब तो चलते रहेगा। हमारे ना रहने के बाद ये सिस्टम लगातार चलता जाएगा। परीक्षा एग्जाम होने के बाद जो इंटेलेक्चुअल लीडर बाहर निकल के आएगा वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा। टीआरपी को समझिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय जो पार्टी है वो जातीय नेतृत्व पर ही काम कर रही है। कोई मुख्यमंत्री है प्रदेश का तो प्रदेश का पिता है, प्रधानमंत्री है तो वो देश का पिता है, और पिता कभी अपने बच्चे के साथ गद्दारी नहीं करता अगर वास्तव में वो पिता है तो। इंडिया अघाड़ी बैठक की तैयारी के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं को मतोश्री में बैठक हुई है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। बिहार के अररिया जिले में पत्रकार विमलेश यादव की निर्मम हत्या के विरोध में औरंगाबाद के पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सह शोक सभा आयोजन किया, जहां पत्रकारों ने एक स्वर से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की। शहर के रमेश चौक पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों ने शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सरकार पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान, अगर पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है बिहार सरकार, तो आने वाले दिन में एक नहीं ऐसे सैकड़ों पत्रकार होंगे जो गोली के शिकार होंगे, रोड पर उनकी हत्या होगी, घर में घुसकर अपराधी उनकी हत्या करेगा। तो इस तरह से अगर पत्रकार जो कलम का सिपाही है रात दिन मारा जाएगा, तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि समाज में कितना अराजकता फैली। देश में बढ़ते धार्मिक और सांप्रदायिकता को देखते हुए आज ठाणे जिले में मुंब्रा कौसा में हजारों की संख्या में लोगों ने शांति मार्च निकाला और इसके खिलाफ विरोध जाहिर किया। देश के बढ़ते तनाव और सांप्रदायिकता को देखते हुए मुंब्रा कौसा के लोगों ने एक अमन मार्च निकाला, जिसमें आप मेरे पीछे ये जो सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे ये यहाँ पर उपस्थित है और एक अमन मार्च यहाँ पर निकाला गया है। हम बात करेंगे इसका असल में मेन मकसद क्या है। नदीम जी, ये क्यों मार्च निकाला गया है, क्या देखिए, ये एक जाति के ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान में जो 29 स्टेट है, ठीक है, सभी सामान्य एक जाति है, ठीक है, माइनॉरिटी, जय भीम, ठीक, हर एक जाति जो आज देश के अंदर जो भी चल रहा है, हिंदू मुसलमान अदर कास्ट, तो मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, ये भारत देश हमारा है, हम सब ने शहीदी में भाग लिया है। तो आज आने वाली पीढ़ियों को अगर
हमने सही मार्गदर्शन नहीं दिया तो ये पीढ़ी आग में कूदेगी और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान जर्जर हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते पे जाए, आईपीएस यूपीएससी करे, बॉर्डर में जाए और एक अच्छे काम को अंजाम में दे। तो ये सभी धर्म के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये और सदा ही रहेंगे। देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोगों ने अपने समर्थन को देते हुए यहाँ पर अच्छा एक अमन मार्च निकाला है। आगे भी ये अमन मार्च जारी रहेगा और देश के हालात को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाता है ये बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राहिल के साथ अफजल शेख, न्यूज़ वन इंडिया, थाने। देश के अमेठी का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया है। दरअसल यूपी कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस बयान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता अमेठी से जहां राहुल गांधी के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी स्मृति ईरानी की दोबारा जीत की बात कह रही है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान आते ही अचानक सियासी तापमान हाई हो गया है। जाहिर है बयान 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने खुशी जाहिर की है। कहा राहुल गांधी का अमेठी में इंतजार हो रहा है। अमेठी की जनता इस बार अपनी भूल को सुधारना चाहती है और इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को सांसद बनाएगी और अमेठी का रुका हुआ विकास फिर से शुरू होगा। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से 3 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी की जनता का कोरोना काल में राहुल गांधी ने जिस तरह ध्यान रखा, ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और स्मृति ईरानी की हार होगी। और राहुल गांधी जी हर समय हर सुख दुख में, कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी ने जन जन तक, यहाँ तक कि जो अमेठी के आसपास के लोग थे, अमेठी ही नहीं आसपास के लोगों के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहाँ भी बाहर काम कर रहे थे उन लोगों को लाने के लिए सब राशन हर चीज़ की व्यवस्था राहुल गांधी ने किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।